डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब तक तो आप एक तरह से आदी हो गए होंगे, यूज टू हो गए होंगे वीकली करंट अफेयर संडे या मंडे को वेट करने का। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। 11 से 16 अक्टूबर के बीच में दुनिया में, भारत में क्या हुआ जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हमारा पर्पस बहुत लिमिटेड है कि परीक्षा में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें से क्या आ सकता है उसको चुन करके कुछ और स्टैटिक, मतलब जो किताबी ज्ञान है उसके साथ उसको लिंक करके आज हम ये भी याद करते हैं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे हजारों स्टूडेंट जो हैं वो डीयूईटी की एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, और डीयूईटी पीएचडी की भी एग्जाम आज है। और हो सकता है मेरे और अन्य कई स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम आजकल में दे रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। उन सबों को बहुत बहुत शुभकामना के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के तौर पे समझने की कोशिश करें करंट अफेयर इस वीक का, मुझे बताना, मेरा बताना एक कर्तव्य है और आपका जानना अधिकार कि जो सबसे अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके यूजीसी नेट के लिए, पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट, टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए मुझे लगता है कि अभी आपको सबसे अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस और एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, इन दोनों को जरूर आप अभी से देखिए। यदि आप अगले 6 महीने में भी एग्जाम दे रहे हैं तो इन दो गाइड्स को देखिए। इसके अलावा यूजीसी नेट की जो स्पेसिफिक गाइड है उसका मैंने यहां पे लिंक दिया है, वो इंस्टामोजो पे है, और इन दोनों का लिंक यहां पे मैंने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल न्यूज देखें तो कैसा दिखता है ये वीक, और क्या घटनाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये तो जो डेज होते हैं आपको पता है कि कहीं ना कहीं टपक पड़ते हैं एग्जाम में। तो इस वीक में जो डे फॉल कर रहा है, वर्ल्ड फूड डे, ये आप यहां देख भी सकते हैं। ये 16 अक्टूबर यहां पे आ रही है, तो 16 अक्टूबर को आप टिक मार लीजिए। और इस जो और आपको पता है ये कौन बनाएगा? आपको पता है वर्ल्ड एफएओ जो होता है, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, चेक कर लीजिएगा। सो वो मनाती है इसको, उसके एजीज में ये होता है। और इस बार का जो थीम है बहुत मीनिंगफुल है, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भूखा नहीं छोड़ देना है। जो कि ये बहुत शर्म की बात है कि पूरी दुनिया में इतना अनाज प्रोड्यूस होता है और कई अनाज बर्बाद होते हैं गोडाउन में कई कई कंट्रीज के, और फिर भी कुछ लोग जो है भूख से तड़प रहे हो, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक शर्म की बात है। तो लीव नो वन बिहाइंड, दिस ईयर्स वर्ल्ड फूड डे थीम बाय एफएओ, 16 अक्टूबर। Which country was termed by Joe Biden, यूएसए के प्रेसिडेंट है आप जानते हैं, as one of the most dangerous nation of the world। ये कह के उन्होंने एक तरह से फ्लटर या तहलका मचा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा कह दिया। उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल नेशन है जिसके हाथ में कि न्यूक्लियर वेपन है, हमें बड़ी चिंता है कि पता नहीं वो कहां किसके हाथ लग जाए, कोई टेररिस्ट अनदर। अब ये जो है पाकिस्तान को इससे बहुत दुख पहुंचा। ऑफ कोर्स हम इंडियंस जो है इससे थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक इंडिया पे स्पॉन्सर किए जाते हैं, सपोर्ट किया जाता है, मॉरली एंड मेनी अदर तरीके से हमें परेशान किया जाता है। तो इस बात को जब ताकीद हम करते हैं वर्ल्ड फोरम पे और अमेरिका इसको ऐसा कहता है, तो उससे थोड़ी सी हमें राहत जो है मिलती है अपने बात को साबित करने के लिए। लेकिन इससे इंटरनेशनल दुनिया में एक तहलका मचा और पाकिस्तान ने इसका काफी रिटॉर्ट किया, तो पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया। इसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि मैं लौट के फिर इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि अमेरिका एक अजीब तरीके की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी अपना रहा है पाकिस्तान के तहत। एक तरफ तो उसको वो बहुत हेल्प करता नजर आता है, उसको F-16 अभी उन्होंने दिया फिर से, जिसके चलते इंडिया को काफी दुख भी हुआ। उसके अलावा उसको IMF से खूब लोन दिलवाया है और बहुत सारे और हेल्प उनको किए हैं, और एक तरफ उनको इस तरह कहता है। तो थोड़ा अमेरिका अभी परेशान है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से वो जो है अपना रिश्ता रखे। व्हाट इज ओपेक प्लस? जो ओपेक प्लस है, देखिए ये प्लस वाली जो टर्म होती है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। अभी आपको पता है ASEAN+3, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया आता है। इसी तरह से P5+1, P5 मतलब 5 परमानेंट मेंबर हैं, 1 जो है जर्मनी है। उसी तरह से ओपेक प्लस है। तो यहां मैं पूछ रहा हूं कि ओपेक प्लस क्या है। तो ये एक्चुअली में आप, मुझे पता है कि आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं, आपने पॉज कर लिया होगा, फिर इस चारों को ऑप्शन देख रहे होंगे और फिर देखेंगे सर क्या कहते हैं। ऐसा नहीं करें तो ऐसा ही कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है 13 ओपेक मेंबर नेशन जो यहां दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं सऊदी अरबिया सबसे लार्जेस्ट है, और भी सब देख सकते हैं 13 मेंबर हैं। और 10 जो नॉन ओपेक मेंबर है आप यहां देख सकते हैं, उसमें रसिया सबसे बड़ा है जो सेकंड लार्जेस्ट भी है आफ्टर सऊदी अरबिया। ये 13 और 10 जो नॉन ओपेक मेंबर है मिलकर के ओपेक प्लस बनाते हैं। अब ये ओपेक प्लस क्यों बनाया है? असल में ये कार्टेल है। कार्टेल जानते हैं किसको बोलते हैं? बिजनेस में जब कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये दोनों मिल करके और एक ही रेट तय कर दे हर प्रोडक्ट का, तो आप क्या करेंगे? आपको वही खरीदना पड़ेगा। पेप्सी और कोका कोला याद कीजिए, दोनों के बॉटल एक रेट पे मिलते थे। इस तरह से जब कार्टेलिंग हो जाती है, मान लीजिए 3 ऑपरेटर हैं, जियो हैं, एयरटेल हैं, वोडा है, तीनों मिलकर एक ही रेट कर दे, तो आप कहां जाएंगे? इसको कार्टेल बोलते हैं। और ये कार्टेल जो है वो तेल के उत्पादन में काफी होता है, क्योंकि वहां पे डिमांड सप्लाई का गेम ऐसा है वर्ल्ड में कि यदि सप्लाई कट होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो तेल का प्राइस बढ़ेगा। तो जब भी तेल का प्राइस कम होने लगता है तो ओपेक जो नेशन है वो मिलकर बोलते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को घटा देंगे। ये तभी हो सकता है जब वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुटे और सब एक दूसरे की बात माने। अब उन्होंने क्या किया कि 10 नॉन ओपेक कंट्री को भी अपने मिला लिया ओपेक प्लस, और ये 23 कंट्री डिसाइड करते हैं कि कितना तेल का उत्पादन करना है जिससे कि प्राइस जो है वो हमेशा अच्छा बना रहे। इसको ओपेक प्लस कहते हैं, याद कर लीजिए।
व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज यूनिकैमरल लेजिस्लेशन? इनफैक्ट ये पूरे वीक भर जो सबसे ज्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स में चर्चा होती रही वो चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की होती रही। वहां एनपीसी क्या है? देखिए वहां सिंगल पार्टी रूल है और यूनिटरी है, कोई फेडरल कंट्री भी नहीं। तो वहां पे जो सिंगल पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसकी जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है वही वहां का लेजिस्लेचर भी है, आप ऐसे समझिए, और उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। युआन जो है वो ताइवान में जो लेजिस्लेचर उसका नाम है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी इसका नाम है, याद कर लीजिए। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी बैठक बहुत कम होती है, 10 साल में 2 बार केवल होती है, 5 साल में। तो इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, और स्टैंडिंग कमेटी का भी जो पोलित ब्यूरो होता है वो बेसिकली सब डिसीजन डे टू डे लेता है। ये कभी कभार मिलती है बहुत बड़े बड़े डिसीजन के लिए, जैसे अभी 16 अक्टूबर को ये मिली है, 2-4 दिन और बैठेगी, जिसमें कि जिंग जियांगपिंग को जो है अनदर 5 साल के लिए अपना लीडर जो है सीसीपी ने चुन लिया है। तो इस तरह के बड़े डिसीजन के लिए एनपीसी की बैठक बुलाई जाती है, जो कल ही जो है ये बैठक हुई है। इसके पहले बहुत क्यूरियसली जो है बीजिंग में जगह जगह पे जी जिनपिंग के अगेंस्ट में कुछ पोस्टर बैनर लग गए कि ये अच्छे नहीं है, मतलब हटाया जाए दिस दैट, तो वो भी काफी एक न्यूज में आया था। सो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसकी बैठक बहुत ही कम होती है, बहुत बड़ा एक मंच है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, इससे बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि 3000 मेंबर इसमें होते हैं। जैसे अपने लोकसभा में 500 है, वहां 3000 है। इंडिया जो है पिछले कुछ दिनों के पहले की न्यूज है कि 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इसका मायने क्या होता है और इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, मैंने इसलिए एक क्वेश्चन दिया है। तो मैं यहां पूछ रहा हूं कि इसने किस कंट्री को पीछे ढकेल के 5वां स्थान हासिल किया? पहले वो छठे पे था, तो इसका मतलब किसी को उसने छठे पे ढकेला होगा, वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। अब ये कैसी बात है कि यूनाइटेड किंगडम जो कभी हम पे राज करता था, आज वो हमसे ओवरऑल जीडीपी में पीछे हो गया है। जब मैं ओवरऑल को इतना स्पेसिफाई करता हूं तो जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। आप देखिए, पहले तो ये समझिए कि टॉप 5 नेशन इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी क्या है। अब यहां नॉमिनल जीडीपी चूंकि आया है, और ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी किसको कहते हैं। बेसिकली नॉमिनल और रियल जीडीपी समझिए। जीडीपी कहते किसको है? एक कंट्री जो है जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसका जो वैल्यू है आज के मार्केट रेट पे, उसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। आज के मार्केट रेट पे याद रखिए, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। लेकिन यदि उसको किसी एक मान लीजिए 2010 के प्राइस से हम फिक्स कर दें, तो वो रियल जीडीपी हो जाती है। जब हम इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं या एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट दोनों ही कर देते हैं, तो वो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से बहुत कम हो गया, आपको पता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इंडिया का जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है आज के प्राइस में, वो यूके से ज्यादा हो गया है। तो अब आइए यहां देखते हैं कि 5 जो टॉप नेशन है उनका नॉमिनल जीडीपी में क्या रैंक है। यूएसए टॉप पे है, करीब 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर, सबको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया गया। चाइना सेकंड नंबर पे है, 14 ट्रिलियन डॉलर। जापान उससे बहुत नीचे, 5 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी बहुत थोड़ा सा पीछे, 4 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया बहुत थोड़ा सा पीछे, 3.4 ट्रिलियन डॉलर। लोग ऐसा कहते हैं कि अगले 6 सालों में इंडिया जर्मनी और जापान को पार कर जाएगा और यहां पे पहुंच जाएगा 3rd नंबर पे, जो है ये 3rd नंबर पे हम हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। आप देखिए कैसे होता है। उसके लिए हमें 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी पड़ेगी, जो अभी से जस्ट डबल होगी। तो 6 साल में यदि हम अपने को डबल कर लेते हैं, और ये लोग उस रेट से नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ रहे हैं अभी, तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं। लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? अब इसको समझिए। सारा खेल पॉपुलेशन का है। चूंकि हम लोग 140 करोड़ लगभग, जनगणना तो अभी हुई नहीं है, लेकिन 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो हम थोड़े थोड़े भी प्रोड्यूस करते हैं तो सब मिला करके बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन पर कैपिटा हर आदमी कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो देखिए कितना कम है, उसी से गरीबी का अंदाज लगता है। यदि वर्ल्ड में हम देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है, एक आदमी पर आदमी कितना जीडीपी पैदा करता है, तो इसमें इस कंट्री का प्रोनाउंसिएशन भी मैं ठीक से नहीं कर सकता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ये यूरोप की एकदम छोटी सी कंट्री है, कैसे पढ़ेंगे, लिकनस्टेन जो भी है, पढ़ लीजिए, टंग ट्विस्टर। ये 1,80,000 यूएस डॉलर। मोनाको एक छोटा सा आइलैंड है, 1,74,000, मतलब हर व्यक्ति उसका एक साल में 1,74,000 उसकी पर कैपिटा जीडीपी है या इनकम है, कह लीजिए, ह्यूज। लग्जमबर्ग 1,27,000, बर्मुडा 1,23,000, इसको यदि आप रुपीज में कीजिए तो करोड़ों में आ जाएगा, मतलब हर साल वो करोड़ कमाते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि यूके में नहीं है, याद रखिएगा, वो अलग कंट्री है, नॉर्दर्न आइलैंड यूके का पार्ट है, वो भी 86,000 डॉलर कमाते हैं। बारमूडा छोटा सा कैरिबियन द्वीप में आइलैंड, लग्जमबर्ग छोटी सी कंट्री। इन सब कंट्री का इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, हजारों में पॉपुलेशन, तो क्या उसका। लेकिन लार्जर नेशन में देखिए तो यूएसए की बहुत ज्यादा है, 63,000 यूएस डॉलर, जर्मनी की 46,000, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम खुश हो रहे हैं कि हमने उसको पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी प्रति व्यक्ति आय हमारे से कितना ज्यादा है, इंडिया का लगभग 2200 यूएस डॉलर है। आप समझ सकते हैं कि उसके तुलना में कितना ज्यादा जो है वो यूके का है। तो यूके अमीर कंट्री है क्योंकि उसके हर व्यक्ति की आय हमसे जो है, आप देख सकते हैं, करीब 20 गुना तक ज्यादा है। तो वो बहुत अमीर कंट्री है। केवल इससे हमें नहीं राहत मिलती है कि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते हैं, जब तक कि हर व्यक्ति जो है वो अमीर ना हो, क्योंकि हम बहुत पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इसलिए बन गए, और कोई बात इसमें खास नहीं है। चाइना जिसकी पर कैपिटा इनकम जब वो आजाद हुआ था या जब कम्युनिस्ट नेशन बना था 1 अक्टूबर 1949 को, तो हमसे कम थी, इंडिया से कम थी। आज इंडिया से वो 5 गुना ज्यादा हो गया है, मतलब वो भी एक मिडिल इनकम कंट्री आ गया है। 2000 यूएस डॉलर में हम एक गरीब कंट्री है, अभी भी हम लोग एक गरीब कंट्री है।
इसको तो इस न्यूज को खुश भी होने की बात है और दुखी होने की बात भी है। खुश इसलिए कि हम 5वें लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए ओवरऑल, लेकिन दुखी होने की बात है कि हमारा हर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, हम नीचे के तबके में लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, हमें उसको उठाना होगा। यदि इंडिया चाइना के बराबर पहुंच जाए 11,000, तो हम जो है डेफिनेटली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बहुत जल्द। हु इज क्वासाई क्वार्टेंग? अब ये क्वासाई क्वार्टेंग गलत कारणों से न्यूज में आ गए। ये यूनाइटेड किंगडम के भी हाल में ही तो लिज ट्रस अभी बनी थी प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट में ये बने थे फाइनेंस मिनिस्टर। वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर को कहा जाता है चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है, मतलब नेम अलग अलग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते चांसलर ऑफ एक्सचेकर। पहले ऋषि सुनाक भी इस सीट पे थे, अब उनको अभी रिजाइन करना पड़ा बड़े ही इग्नोनिमस तरीके से, मतलब बड़ी बेइज्जत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले वाली टाइप के। उसमें हुआ क्या कि लिज ट्रस जो है वो एकदम फार राइट जैसी मार्गरेट थैचर टाइप की बिहेव करती हैं। उनका थॉट जो है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम कॉर्पोरेशन टैक्स को हटा देंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स वो होता है जो कंपनीज को लगती है। अब ये समझिए, ये अमीर लोगों को टैक्स घटाने की बात है। अब अमीर लोगों को टैक्स घटाएंगे और गरीब लोग जो मिडिल क्लास है उस पर टैक्स ला देंगे, तो पूरे वहां पे इंग्लैंड में इसके चलते हाहाकार मच गया। उसकी शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट और पूरे कैपिटल मार्केट एक तरह से नीचे गिरने लगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड को आके हेल्प करना पड़ा, तो उसमें बड़ी किरकिरी हुई लिज ट्रस की और इनकी क्वासी क्वार्टेंग का, और इनको हटना पड़ा। अब लिज ट्रस ने एक नया कैबिनेट मंत्री बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम है जेरेमी हंट। उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हो गई, हम कॉर्पोरेशन टैक्स को घटाएंगे क्या, हम तो बढ़ाएंगे। तो अब थोड़ी बहुत मामला शांत हो रहा है। तो लेकिन इस पूरे में लिज ट्रस की इतनी किरकिरी हुई कि उनको हटाने की मुहिम भी अब कई दबे स्वर में होने शुरू हो गया कि वो फिट नहीं है यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए, लाइक दैट। ये सारी न्यूज जो है पिछले वीक में छाई रही, तो ये एक्स बन गए हैं, ये प्रेजेंट नहीं है। एक्स चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऑफ यूएस अंडर लिज ट्रस हट चुके हैं और नए फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं जेरेमी हंट, जिनका नाम आप सुनेंगे अभी। हु इज अब्दुल लतीफ रशीद? ये कौन है? इनका फोटो मैंने यहां दिया है। ये जो है इराक के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है, लेकिन वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम भी जान लीजिए, काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये इराक की पार्लियामेंट है, वो उसको चुन लिया है मिस्टर लतीफ को उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट। अब ये एक घटना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इराक में पिछले करीब 7-8 महीने से बहुत टर्मोइल है पॉलिटिकल। वहां अगस्त शायद 2021 में देख लीजिएगा नेट पे, वहां पे इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट की, उसमें कोई पार्टी को ऐसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। वहां पे कर्डिश डेमोक्रेटिक पार्टी का भी बहुत दबदबा है। ये भी एक तरह के आधे जो हैं वो कर्डिश हैं, जैसे ब्रिटेन में पढ़े हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। मुझे लगता है कि ये कर्डिश इराकी हैं जो ब्रिटिश एजुकेटेड हैं काफी अच्छे। तो वहां पे कर्डिश डेमोक्रेटिक पार्टी, एक जो सुन्नी जो सद्र पार्टी है और शिया जो ईरान को समर्थन करती है, उस टाइप में वहां काफी टसल है उस तरह के आइडियोलॉजी वाले पार्टी का। और वहां पे जो मुक्तदा अल सद्र, मैंने इनको कवर भी किया था, वो अल सद्र या सद्र पार्टी जो है उसके वो चीफ हैं और उनको बहुत वहां इज्जत दी जाती है। और उन्होंने कहा कि अब हम ऊब चुके हैं इस तरह के कोलिशन गवर्नमेंट से, अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। फिर वो नहीं हो पाया तो उन्होंने पॉलिटिक्स से रिजाइन करने की घोषणा की। इससे पूरे इराक में जो है तबाही मच गई थी, लोग सड़कों पर उतर आए थे। वो सब टर्मोइल के बाद अब अब्दुल लतीफ को पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया। अब देखिए वहां पे शांति आती है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती। इराक की बात हम लोग कर रहे हैं, अब्दुल लतीफ। Which European country is joining the Ukraine war on the side of Russia? ये भी न्यूज जो है पिछले वीक में काफी प्रोमिनेंस से आई कि बेलारूस, जो एक समय में तो यूक्रेन की तरह ये यूएसएसआर का पार्ट था, उसने घोषणा किया कि हम लोग अब शामिल हो जाएंगे रसिया की तरफ से यूक्रेन वॉर में। तो ये एक तरह से फ्लटर क्रिएट किया इंटरनेट। अभी भी शामिल, वैसे फॉर्मली मुझे नहीं लगता शामिल हुई है, लेकिन न्यूज में ये है कि अभी शामिल हो सकते हैं। शामिल, उन्होंने अपनी सेना भी उधर भेज दी है ट्रेनिंग साथ में करने के लिए बेलारूस। तो वो रसिया के साथ खड़े दिखते हैं यूक्रेन वॉर में। हु इज तुलसी गाबार्ड? तुलसी गाबार्ड जो है, ये आप यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं। ये क्यों न्यूज में आई, एक पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी का कैसे रिलेशन है, इसके चलते मैंने इनको इंक्लूड किया है। देखिए ये तुलसी गाबार्ड जो है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट हिंदू मेंबर ये यूएसए कांग्रेस की थी, ये भी सही है। सी सर्व्ड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर, मतलब ये जो वहां के जो कांग्रेस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें हवाई जो वहां पे एक द्वीप है उसके वो इलेक्टेड मेंबर के रूप में उन्होंने सर्व किया इतने साल तक, 8 साल तक। सी वाज ए कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन इन द 2020 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन में शामिल थी, बाद में ये हट गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंशियल ये पॉलिटिशियन रही हैं। और ये एक तरह से हिंदू हैं, तो उसके चलते भी हमारा भी इनका गुजरात से भी काफी नाता है। ये मोदी जी की प्रशंसक भी हैं, तो ये सब है। वहाँ कमला हैरिस भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ये सब बहुत गर्व की बात है। ऋषि सुनाक जो हैं वो यूके में इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये सब बहुत गर्व की बात है। इसके पहले तो फिजी, सूरीनाम, इन सब में इंडियन ओरिजिन के लोग शासन करते रहे हैं। तो ये उसी क्रम में तुलसी गाबार्ड को भी देख सकते हैं। तुलसी गाबार्ड जो है, उन्होंने अभी क्या किया, डेमोक्रेट
पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने को अलग कर लिया। इनफैक्ट बाद में तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पार्टी के अलग लाइन हम लेंगे, अपनी लेंगे। और उन्होंने जो है एक तरह का मतलब उन्होंने आरोप लगा दिया डेमोक्रेट पार्टी पे कि वो इलिटिस्ट कबाल ऑफ वॉर मोंगर्स हैं। मतलब उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में, ताइवान हो, यूक्रेन में हो, इराक में हो, हर जगह ये डेमोक्रेट पार्टी जो है ना वो वॉर को प्रश्रय देती हुई नजर आती है, हम इससे जो अपने को हटना चाहते हैं। उन्होंने तो एक तरह का वो रिपब्लिकन की तरफ झुक रही है, एक तरफ राइट की तरफ जा रही है, लेफ्ट लिबरल से। तो ये एक मैं आपको ये बताना चाहता था कि अमेरिका में पार्टी की जो आइडियोलॉजी से बहुत लोग बड़े बड़े लीडर बंधे नहीं होते हैं। ये इंडिया से थोड़ा अलग है, यूके से अलग है, जहां पे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पार्टी आइडियोलॉजी से आपको चिपके रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पार्टी की मेजोरिटी से ही सत्ता जो है चलती है। अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जहां पे कि एग्जीक्यूटिव को कोई नाता नहीं होता कि पार्लियामेंट में उसकी बहुमत है या नहीं है, वहां पे आइडियोलॉजिकल बॉन्ड जो है बहुत कम होता है मेंबर का अपने पॉलिटिकल पार्टी से। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया भी, वैसे भी आपको जानना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर है। तुलसी गाबार्ड, इनके बारे में आप काफी चीजें सुनेंगे यहाँ, और भी इनके बारे में पढ़ लीजिए। ये न्यूज बड़ा क्यूरियस न्यूज है जो मैंने इंक्लूड किया है। मैं पूछ रहा हूं कि विंसेंट वॉन गॉग कौन है। जो भी आर्ट को, आप लोगों में से बहुत कम लोग, मुझे पता है स्टूडेंट के टाइम में इस तरह के आर्ट क्राफ्ट में रुचि रखते, तो आपके लिए नाम बहुत, लेकिन यदि आप किसी आर्टिस्ट को पूछें इंडिया में, तो वो तो बिल्कुल अपने कान ऐसे छुएंगे और ये करेंगे, इतना मतलब इनकी इज्जत है। विंसेंट वॉन गॉग जो है डच थे, और ये जो है एक तरह से फाउंडर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहलाते हैं। और इन्होंने मतलब एक पेंटर थे, ऑयल पेंटिंग करते थे, ढेर सारा इनका पेंटिंग है। अपना भी पोर्ट्रेट उन्होंने काफी बनाया है, अपने मन की दशा। और केवल 37 ईयर के एज में जो है डिप्रेशन से सुसाइड उन्होंने कर लिया था, लेकिन उसके पहले ही इतने फेमस हो गए थे। इन्होंने करीब 1888-89 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, सनफ्लावर, मतलब सूरजमुखी का, यहां देख सकते हैं, ऑयल पेंटिंग थी, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। और इसको जो है लंदन के एक आर्ट गैलरी में, यहां पे देख सकते हैं, वो यहां पे लगाया गया, लंदन का है। अब यहां क्यों न्यूज में आया, यहां आप देख सकते हैं कि वहां पे वॉन गॉग की एक सूरजमुखी वाला पोर्ट्रेट पेंटिंग थी, ऑयल पेंटिंग। उस पे ये दो लेडीज जो हैं, आप इनके टी शर्ट पे पढ़ सकते हैं, जस्ट स्टॉप ऑयल। ये जो है इन्वायरमेंटल मूवमेंट वाली एक्टिविस्ट हैं, और इनका कहना है कि तेल को रोको, तेल फॉसिल फ्यूल जलता है तो क्लाइमेट चेंज होता है, तो जस्ट स्टॉप ऑयल। और चूंकि इन्होंने इतने हजारों पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग बनाए हैं, तेल से बनाया है, तो इन्होंने उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए ढेर सारा टोमेटो का जो है, टमाटर की जो चटनी है, वो इस पेंटिंग पे छिड़क दिया और उसको पूरा एक तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये पूरे न्यूज में आ गए। तो ये विंसेंट वॉन गॉग जो है फेमस पेंटर हैं, इनके बारे में जो मैंने बताया ये पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये यूज हो जाएगा। What is the name of रसिया's पार्लियामेंट्स लोअर हाउस? मैंने पिछले वीक पूछा था कि अपर हाउस का क्या नाम है। अपर हाउस का नाम था फेडरेशन काउंसिल। लोअर हाउस जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, उसका नाम है जूमा। यहाँ डाइट को भी याद कीजिए, कई कंपिटिटिव एग्जाम पूछा था। जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, निसेट जो है इजराइल के पार्लियामेंट को कहते हैं, ये सब पूछा जाता है। हु इज जेनेट येलेन? अब जेनेट येलेन का मैंने फोटो दिया है। ये जो इसमें से आप देखिए, क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, चेयर ऑफ यूएस सीनेट हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, चेयर ऑफ यूएस फेडरल, ये बेसिकली यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है। अब ये सब डिजिग्नेशन पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, ये बेसिकली समझ लीजिए कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जैसे हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये, और उसके पहले ये जो है यूएस फेडरल रिजर्व की चेयर थी। अब इसका मतलब है कि वहां आरबीआई के गवर्नर जैसे हैं, समझ लीजिए, सेंट्रल बैंक के गवर्नर। तो उससे अब इनका प्रमोट होकर के ये बन गई हैं यूएस की एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये क्यों न्यूज में आई? क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया कि वो करेंगे इंडिया ट्रेवल, अगले महीने 9th एडिशन ऑफ द यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीटिंग अटेंड करने इंडिया आएंगे। इसके पहले उन्होंने जो है काफी रेट जो बढ़ाया था, और अभी भी वहां जो रेट बढ़े जा रहे हैं यूएस में, उसको लेकर के जेनेट येलेन हमेशा चर्चा में रहती है। वैसे भी अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो हमेशा चर्चा में रहेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर अभी राज कर रहा है सबसे ऊपर, और रुपी लुढ़क रही है उसके कंपैरिजन में। अमेरिका की इकोनॉमी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, इसलिए जेनेट येलेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। 2022 एडिशन जो वर्ल्ड T20 का है, वो किस कंट्री में खेला जा रहा है? अभी कल से वो शुरू हो चुका है। ऑफ कोर्स इंडिया की मैच मुझे जैसे याद आता है शायद 23 अक्टूबर को पहली पाकिस्तान के खिलाफ में है। तो वो टूर्नामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप मेंस। अब आइए नोबेल प्राइज। मैंने पिछले वीक में आपको सारे नोबेल प्राइज बताए थे, लेकिन एक प्राइज मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय वो अनाउंस ही नहीं हुआ था। वो प्राइज था इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का किसको मिला है? देखिए, इसको, इस नाम को, इन नामों को देखने के पहले एक और याद कर लीजिए। इस प्राइज का जो नेम है बड़ा स्पेसिफिक है। ये सेवरिंग्स रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस कहलाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नोबेल इकोनॉमिक प्राइज। उसका नाम ही अलग है, ये नाम है। ये पूछा जाता है, जैसे आपको पूछा जाता है ना कि ऑस्कर अवार्ड का ऑफिशियल नेम क्या है, तो एकेडमी अवार्ड्स एंड लाइक दैट, एकेडमी मोशन पिक्चर्स अवार्ड, उसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है। अब इन तीन जेंटलमैन को देखिए, बार्नाके को देखिए, डगलस डायमंड को देखिए, फिलिप डायविग्स को देखिए, और इनको जो मिला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने रिसर्च किया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आती है। कैपिटलिज्म का एक बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम जो है क्राइसिस आती रहती है। फाइनेंशियल सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस हो, चाहे बैंक
बस्ट हो जाने का हो, चाहे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इस टाइप की क्राइसिस, उस पर उन्होंने रिसर्च किया है। इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2022 का दिया गया है। ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि पीस हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए पिछले वीक का मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप रोक करके पढ़ लीजिए। ये 3 लोगों को मिला है, बेलारूसियन एक्टिविस्ट को मिला है, यूक्रेनियन एनजीओ और रशियन। ये 3 कंट्री जो अभी वॉर टॉर्न है, उनके एक्टिविस्ट जो सिविल लिबर्टी ह्यूमन राइट के लिए लड़ते हैं, उनको मिला है। तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से 2 तो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेमोरियल कहलाते हैं और एक यूक्रेनियन एनजीओ फॉर सिविल लिबर्टी कहलाते हैं और एक जेंटलमैन है। Who are ISKP? ISKP न्यूज में आया था पहली बार, आपको याद होगा, जब अमेरिका भाग रहा था तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में, तो वहां पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था एयरपोर्ट के पास में। उसने ISKP को लाइमलाइट में लाया था। ये IS से भले ही जुड़ा हुआ है, ये एक्टिव है। IS का जो आपको पता है इस्लामिक ब्रदरहुड जो टेररिस्ट ग्रुप है, ISIS सीरिया बेस्ड, उससे है जुड़ा हुआ, लेकिन इसका नाता जो है उससे बहुत लूज है। और ये अफगानिस्तान और पाक बेस्ड है, पाक, अफगानिस्तान पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, हैव इज लिंकेज टू ISIS एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये अपने को केपी जो है उसको खुरासान प्रोविंस कह लीजिए, द इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ISKP फुल फॉर्म। और इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग है, यहाँ मैंने कुछ फोटो उनके दिए हैं ISKP के। अभी हाल में काफी इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी की है तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में, और इनका तालिबान से 36 का आंकड़ा है। अब ये याद रखिएगा, तालिबान खुद ही जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट, अलकायदा जैसे को देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी वो इस ISKP से टक्कर ले रहे हैं क्योंकि वो तालिबान के नीतियों के खिलाफ है ISKP। तो दोनों में टक्कर हो रही है, ये तालिबान के अगेंस्ट में जो है एक्टिविटी करते नजर आते हैं ISKP। अब ये इस न्यूज के साथ हम इंटरनेशनल न्यूज को खत्म कर रहे हैं। हु इज हैंस नीमैन? हैंस नीमैन जो है एक प्रोडिजी के तौर पे आए, अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर, उन्होंने काफी टूर्नामेंट भी जीते, लेकिन अभी एक गलत कारणों से ये न्यूज में पिछले वीक में आ गए। इन्होंने एक टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन, जो कि रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, किस कंट्री के हैं? नॉर्वे के, स्वीडन के, चेक कर लीजिएगा, नॉर्वेजियन शायद है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। उन्होंने तो आनंद को, विश्वनाथन आनंद को 2 बार हराया, हम लोग का दिल तोड़ा। मैग्नस कार्लसन अभी हाल में जो है कुछ बच्चे जो हम लोगों के हैं 16-17 साल ग्रैंड मास्टर, उन्होंने उनको हराया है, तो हम लोग खुशी मिली। इन्होंने उनको लगातार शायद 1-2 टूर्नामेंट में हराया, अभी भी हरा दिया। अब मैग्नस कार्लसन ने ये विस्फोट कर दिया कि ये चीटिंग करते हैं। और ये करते क्या है कि कंप्यूटर जो होते हैं वो तो मतलब महान होते हैं, उनसे ये जो है वो पूछ लेते हैं कि अगला चाल कैसे चलना है, और उससे जो है खिलाड़ियों को बीट करते हैं। ये पीछे जाके मान लीजिए ब्लूटूथ से सुन लें और इस तरह से कर लें, ये किया जा सकता है। इसमें काफी विवाद हो रहा है कि इस तरह करना कितना सही है कितना गलत, कैसे इसको रोका जाए, कौन कर रहे हैं। इनके मैनेजर आके बोले नहीं वो नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खुद भी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट जैसा कर दिया कि हाँ हम कभी कभार मैंने हेल्प लिया था ऑनलाइन गेमिंग में, लेकिन ऑफलाइन में नहीं। तो इसके चलते नीमैन जो है ना ही केवल खुद न्यूज में आ गए, बल्कि ये पूरा जो मामला है, मसला है कि ऑनलाइन जो हेल्प होती है कंप्यूटर से आजकल, पहले तो कंप्यूटर इस तरह के पावरफुल नहीं थे, तो लोग अपने एक साथी कंपेनियन रखते थे, उससे सलाह लेते थे, वो अलाउड भी था, लेकिन वो भी मतलब ब्रेक में और अदर्स में। अब जो है वो सीधा सीधा कंप्यूटर से नेक्स्ट मूव पूछ लेते हैं, और कंप्यूटर तो आदमी को हरा सकता है ऑफ कोर्स चेस में, तो ये एक चीटिंग मानी जाती है। हैंस नीमैन। अब यदि हम देखें इंडियन न्यूज कैसा दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। विच कंट्री वॉन द रिसेंटली कंक्लूडेड वुमेन्स एशिया कप T20 टूर्नामेंट? ये अभी जस्ट हुआ है और उसको जीता है। कहां पे हुआ है ये देख लीजिएगा, कहां हुआ है आप एनीवे चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से कुछ बोल दूंगा। अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है और उसमें इंडिया ने श्रीलंका को हराया और टूर्नामेंट को जीता। हरमनप्रीत कौर जो है इंडिया की कैप्टन थी। Which statute thou declared unconstitutional was still being used to charge people across the country? ये बड़ा क्यूरियस केस है, ये जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के नाते को भी दर्शाता है। Being a political science student और even any student you should understand कि हमारे कंट्री में एक और इशू है कि यदि जुडिशियरी कुछ फैसला दे भी दे तो एग्जीक्यूटिव उसको माने तब तो। अब देखिए हुआ क्या कि 2015 में ही, 2015 इतने साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 66A जो IT एक्ट का है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आप यहां पढ़ सकते हैं क्या थी वो एक्ट। उस एक्ट में ये था कि आप कहीं मतलब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे यदि कुछ ऐसा आपने कमेंट कर दिया, ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया जिससे किसी का दिल आहत हो गया, कोई बोलेगा हम दुखी हो गए, हमको हिंदू की भावना ठेस पहुंची, मुस्लिम की भावना ठेस पहुंची, क्रिश्चियन की भावना ठेस पहुंची, तो मेरे कम्युनिटी को गलत कहा गया, मेरे जात को गलत कहा गया, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। अब ये एक तरह का न्यूसेंस बन गया था, मतलब जिसको तिसको अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो सोशल मीडिया है ही इस तरह के पोस्ट के लिए, आप फ्रीली कहते हैं और इतना टची होने की जरूरत नहीं है। ये मल्टी काइंड ऑफ रेसियल, मल्टी रिलीजियस जो हमारा वर्ल्ड कम्युनिटी है, उसमें हर लोगों के अलग अलग जो है आइडेंटिटी है, और वो लोग एक दूसरे के बारे में कहते हैं। थोड़ा हम लोग को सहनशील होना पड़ेगा, बुरा लगता है लेकिन सहनशील होना पड़ेगा। लोगों की हम सुन करके इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 66A जो है उसको बढ़ावा देता था, पुलिस पकड़ के जेल में डाल रही थी, बच्चे बच्चियां बिना सोचे समझे भी कुछ लिख रहे हैं वो भी जेल में जा रहे हैं। तो इसको 2015 में इस पे काफी सारे रिट पिटीशन हुए सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 91A में है उसको ये इन्फ्रिंज करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना और कहा कि इसको डस्टबिन में मैंने डाल दिया। ये
जो स्टैट्यूट है इसके तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कैन यू बिलीव कि आज तक उसके तहत जो है गिरफ्तारी चल रही है। मतलब पुलिस ने माना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना और डिफरेंट जगह जगह गिरफ्तारियां होती रही। अभी सुप्रीम कोर्ट कितनी बार इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि हमारे उस आदेश को माना नहीं गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बाद भी लोग उस पर एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस थाने में लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। अब उन्होंने गुस्सा होकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी डीजीपी और सभी पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे कोई भी इस पे एफआईआर नहीं होगा, जितने एफआईआर में 66A दर्ज है उन सबको हटा दिया जाए। तो ये है 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। फिर से एक बार मैं बोलूंगा कि सोचिएगा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का क्या नाता है। जुडिशरी क्या कर सकती है यदि एग्जीक्यूटिव उस बात को माने ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है? उनके पास तो कोई पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, फोर्स नहीं है, वो तो केवल कह सकते हैं। आपको मानना तो एग्जीक्यूटिव को ही है। तो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, यहां पे जो है मैंने पूरा प्रोड्यूस कर दिया, पढ़ लीजिएगा। यहां सेक्शन 124A को भी जानिए। ये भी उसी टाइप का एक स्टैट्यूट है जो सेडिशन एक्ट था कि मतलब आपने कुछ भी ऐसा कह दिया जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, उसको डिस्क्रेडिट किया, उसको बदनाम किया, तो आपको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया सकता है। इसको भी जो है काफी मिसयूज इसके चार्ज लगाए गए, इस पर आरोप लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। मतलब इसको डिसमिस नहीं किया, डस्टबिन में नहीं फेंका, लेकिन इसको सस्पेंड कर दिया। कहा है कि अभी जब तक कि ये इस पर विचार नहीं होता है, इस सेक्शन के तहत जो कि आईपीसी की धारा है, मतलब इंडियन पैनल कोड, जो क्रिमिनल कोड है, उसके तहत किसी को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो एक तरह से इसकी ऑपरेशन भी अभी सस्पेंडेड है, याद कर लीजिए। हु इज कमलप्रीत कौर, ये भी गलत कारणों से न्यूज में आ गई, अच्छा नहीं है। ये बहुत फाइन एथलीट है, इन्होंने काफी टूर्नामेंट में इंडिया के लिए डिस्कस थ्रो में, ये डिस्कस थ्रो है, डिस्कस चक्का होता है ना इस तरह की, उसको फेंकते हैं दूर तक, तो इन्होंने जीता है। लेकिन अभी जो मैंने 2-3 कारणों से, एक तो आप जानिए कि डोपिंग क्या होता है, दूसरा इस ऑर्गेनाइजेशन को जानिए, वाडा। ये कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि वाडा का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी अथॉरिटी है वर्ल्ड में जो डोपिंग के बारे में जो है नजर रखती है, वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। और वो टेस्ट करती है खिलाड़ियों को जो जीतते हैं, उनके यूरिन को, पेशाब के सैंपल को, और यदि उसमें कोई बैंड ड्रग पाया जाता है, जैसे इसमें स्टोनोजोलोल पाया गया है, ये क्यों मतलब लेते हैं एथलीट, समझिए। असल में बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो कि टेम्पोरली आपकी एनर्जी को बहुत बढ़ा देते हैं, स्टेमिना बढ़ा देते हैं और आप जीत लेते हैं, तो इसको अनएथिकल माना जाता है। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनलिटी नहीं है। हर प्लेयर कुछ ना कुछ जो है एनर्जी, डाइट और ये सब लेता है, लेकिन कुछ जो है बैन कर दिए गए हैं, उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको एक तरह से जो अरिस्टोटल का है ना प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, उसको बाधित करता है। क्योंकि दूसरे लोग नहीं ले रहे हैं तो आप जो है इक्वल नहीं रह जाते हो, आप अनइक्वल हो जाते हो, और इक्वली आपको ट्रीट नहीं किया सकता है, तो आपको विनर नहीं डिक्लेयर किया सकता है। इस चलते इसको अनइथिकल माना जाता है। व्हाट इज डिमार्के इन डिप्लोमेटिक अफेयर, इस वर्ड को जो है जान लीजिए। ये भी न्यूज में आ गया, इस पिछले वीक में बड़े बड़े न्यूज में आया कि इंडिया ने डिमार्के, ये आया, इंडिया सर्व्स डिमार्के ऑन कनाडा फॉर खालिस्तान रेफरेंडम प्लान्स इन टोरंटो नेक्स्ट वीक। अब डिमार्के क्या होता है, ये एक तरह का मैंने यहां लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिया का गया कनाडा को कि हम बिल्कुल दुखी हैं इस बात से कि कनाडा कुछ क्यों नहीं कर रहा है, आपके टोरंटो राज्य में जो है क्यों वहां पे रेफरेंडम हो रहा है खालिस्तान पे। वहां एक जस्टिस फॉर सिख करके संस्था है, वो लड़ती रहती है, वो खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी है, उनको इंडिया में एक तरह से बैन जैसा है। वो वहां कनाडा में काफी सरदार है, हमको पता है, उनको जुटा के कुछ रेफरेंडम कर रहे हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। कनाडा गवर्नमेंट हमेशा से थोड़ी प्रो खालिस्तानी पे सॉफ्ट रही है। इंडिया को, जो जस्टिन ट्रूडो वहां के पीएम है, इंडिया को इससे खासी नाराजगी रही है कि आप क्यों इतने सॉफ्ट हैं। अभी ट्रूडो ने इस टाइप बैन दे दिया कि हम कैसे रोक सकते हैं, कोई यदि प्राइवेट गैदरिंग होती है, वहां कोई भी वोटिंग करता है, ओपिनियन होता है, हम उससे कैसे मतलब कि जुड़े हुए हैं जब तक कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इस टाइप की बात करके उन्होंने इंडिया का दिल भी दुखाया, तो ये डिमार्के है। लेटेस्ट एडिशन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस अभी प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, अभी हाल में, ऑफ कोर्स पिछले वीक में नहीं, कुछ समय हो गया है, गुजरात में। तो वो किन किन स्टेशन के बीच में रन करती है, तो ये जो, सॉरी गुजरात नहीं, हिमाचल प्रदेश में, तो ये दिल्ली से ऊना जो है वो हिमाचल प्रदेश में रन करती है। बंद, और 5वां भी इसका, ये चौथा एडिशन था, ये चौथा ट्रेन था इसका। 5वां जो है वो भी अभी लॉन्च होने वाला है, नवंबर 10 को होगा, उसको भी प्रधानमंत्री या कोई और डिग्निटरी करेंगे उद्घाटन। ये चलेगी चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट है, एकदम नई टाइप की आप ट्रेन देख सकते हैं, जो स्वनिर्मित है। मतलब ये पेराम्बुर जो हम लोगों का रेल कोच फैक्ट्री है वहां पे बनी हुई है, और एकदम बुलेट ट्रेन जैसी दिखती है, काफी फास्ट चलती है, 150 किलोमीटर के आसपास चलती है। बहुत सुपर फास्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत फास्ट है फिर भी, तो बहुत सुविधाजनक जर्नी के लिए मानी जाती है। इसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं, क्योंकि 18 महीने के प्रोजेक्ट में कंप्लीट की गई थी। एक एक ट्रेन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए होती है। इसका नाम जो है दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये 4 रूट पे अभी चल रही है। जो 5वां रूट जो है, ये सब रूट है। पहला रूट है न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी जाती है, न्यू दिल्ली से वाराणसी जाती है, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल जाती है, दिल्ली से ऊना जाती है, और 5वीं चलेगी चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू पे। तो ये कई कंपटीशन में ट्रेन 18 पूछा गया है कि इसका ट्रेन 18 का पूरा नाम क्या है या नया नाम क्या है, ये क्या है, किस किस के बीच चलती है, तो जान लीजिए। अब जो है, जैसा मैं हमेशा कर रहा हूं आजकल की, यदि आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो मैं उन न्यूज पे नजर दौड़ाता हूं जो प्रीलिम्स के लेवल की है, और उसी लेवल की क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन कौन से इस वीक में ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला मैं पूछ रहा हूं,
एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप होती है बाई सेल स्वैप स्ट्रैटेजी। ये फॉरेन करेंसी के सेल और परचेज की स्ट्रैटेजी है, बाई सेल स्वैप। स्वैप समझते हैं एक के बदले एक लो एक दो, इस को स्वैप बोलते हैं, लेन देन, एक्सचेंज। तो टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर एंड रुपी, आपको पता है कि अभी कितना ज्यादा रुपी पीछे चली गई, 82.5 82.5 के नीचे चली गई। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक नई स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया, बाई सेल स्वैप स्ट्रेटजी। अब मैं 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसमें से कौन सही है कौन गलत है, ये बाई सेल स्वैप स्ट्रेटजी के संबंध में। Buy sell swap strategy by RBI helps maintain liquidity of rupee along with exchange rate stabilization। ये बिल्कुल सही है। मतलब बेसिकली ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ऐसे समझिए कि नॉर्मली क्या है कि यदि डॉलर का रेट मान लीजिए बहुत ऊपर जा रहा है, सपोज कि 82.5 हो गया, पूरे कंट्री मान लीजिए तहलका मचा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कूद पड़ती है मार्केट में, डॉलर मार्केट में इंडिया में। वो क्या बोलेगी कि चलो मैं $5 बिलियन का यूएस डॉलर जो है मैं बेचता हूं, उसके पास में काफी यूएस डॉलर है, आरबीआई के पास में 560 या 600 बिलियन यूएस डॉलर, उसमें से 5 बिलियन यूएस डॉलर को मान लो मार्केट में बेच दिया। अब उससे क्या होगी, करीब 37,000 करोड़ रुपये जो हैं आईएनआर, वो इसने मार्केट से निकाल लिया, क्योंकि उसको खरीदने में, और खरीदते कौन है, कमर्शियल बैंक खरीदते हैं। तो कमर्शियल बैंक ने खरीदा $5 बिलियन का, और इतने रुपये जो हैं वो आरबीआई ने सक कर लिए डोमेस्टिक करेंसी मार्केट से। इससे क्या होगा, आप समझिए, 2 चीजें होगी। एक कि डॉलर जो है वो मार्केट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर आ गई, अब बैंक के पास में, तो बैंक फिर सेल करेगी लोगों को, तो सप्लाई डॉलर का बढ़ गया। जब सप्लाई किसी चीज की बढ़ जाती है तो उसका वैल्यू घट जाता है, तो उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगले ही कुछ समय में डॉलर का रेट घट करके 82.10 हो जाएगा, फिर घट करके 82 हो जाएगा, 81 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ कि 37,000 करोड़ रुपए जो है मॉनिटरी जो है मार्केट से निकाल लिया गया, सक कर लिया, चूस लिया आरबीआई ने। उससे क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो है घट गई। मनी सप्लाई घटेगी तो क्या होगा, जो मनी कम, और गुड्स एंड सर्विसेज तो जितने थे उतने ही हैं, तो इससे क्या होगी कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा मनी पीछा करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ऊपर चढ़ता है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का भाव बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब कम मनी होगा सर्कुलेशन में तो डिमांड जो है वो घट जाएगी, क्योंकि अब मनी ही नहीं लोगों के पास में, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड घटेगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है और डॉलर रेट भी जो है वो कम होती है जब डॉलर को सेल करता है, बेचता है आरबीआई। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम यह है कि यदि केवल बेचते चलोगे तो तुम्हारा फॉरेन जो रिजर्व है वो कम होगा, उससे और भी आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब एक नया स्ट्रेटजी इसने अपनाया है, बाई सेल स्वैप स्ट्रेटजी। जैसे ही 5 बिलियन यूएस डॉलर इसने बेचा, उसी टाइम में इसने, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से एक करार किया कि 2 साल के बाद हम तुमसे $5 बिलियन का यूएस डॉलर खरीद लेंगे इस रेट पे। अब वो रेट थोड़ा ज्यादा होगा, मान लीजिए आज 82 रुपये है तो वो हो सकता है 83-84 रुपये पे करार कर ले, लेकिन वो खरीद लेगा। इससे क्या होती है कि एक ही साथ जो है करेंसी, अब फॉरेन करेंसी भी हमारे पास बना रहेगा और लिक्विडिटी भी कम होगी, डॉलर का जो सप्लाई भी ज्यादा होगा, तो और बैंक को थोड़ा फायदा भी होगा कि वो फॉरवर्ड एक तरह से ट्रेडिंग कर लेंगे यूएस डॉलर का, एक उनको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बाई सेल स्वैप स्ट्रैटेजी, वो काफी इफेक्टिव मानी जाती है इसके लिए कि एक तरह से एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज करता है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। स्पॉट मार्केट डॉलर सेलिंग, स्पॉट मार्केट में सीधा सेल कर रहे हो, मतलब बाई सेल नहीं, सीधा सेल कर रहे हो स्पॉट मार्केट, मतलब तुरंत हमने डॉलर को आज ही सेल कर दिया। स्पॉट मार्केट डॉलर सेलिंग बाय आरबीआई इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, नो, उल्टा, आपने देखा ना, ये डिक्रीज, ये सक कर रहा है, तो इसलिए ये इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करता है, ये फॉल्स है। स्पॉट मार्केट डॉलर सेलिंग ऑफ आरबीआई में इंक्रीज द डिमांड ऑफ डॉलर इन डोमेस्टिक मार्केट, नो, आपने देखा कि जब ये सेल करेगी तो 5 बिलियन का यूएस डॉलर मार्केट में उतर जाएगा, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका डिमांड घट जाता है, बढ़ता नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, डिमांड घट जाएगी, इससे डॉलर का रेट कम हो जाएगा। अंडर द बाई सेल स्वैप स्ट्रेटजी, कमर्शियल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई सेल लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूएस डॉलर एट ए स्प्रेड कॉल्ड स्वैप प्रीमियम। तो मैंने आपको बताया कि 2 साल बाद वो फिर खरीद लेगी इस कमर्शियल बैंक से, यही जो है स्वैप स्ट्रेटजी, तो ये भी ट्रू है। तो 1 और 4 केवल ट्रू है। आप इसको और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, नेट पे पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। इस पे काफी सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अदरवाइज भी पूछे जा सकते हैं कि डॉलर बेचने का आरबीआई का इन्फ्लेशन पे क्या असर होता है, डॉलर के रेट पे क्या होता है, खरीदने का जस्ट उसका उल्टा होता है, ये सब भी चीजें आपको इससे समझ में आनी चाहिए। Which of these statements are correct about a concept, a regulatory sandbox? अब ये regulatory sandbox जो है अभी न्यूज में आ गई, क्यों आई, क्योंकि अक्टूबर 13 को न्यूज आया कि सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी बोलते हैं, हम इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए बना रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये तो पढ़ लीजिएगा, यहां पढ़ लीजिएगा, यहां पे देखिए, ए रेगुलेटरी अप्रोच दैट अलाउज लाइव टाइम बाउंड टेस्टिंग ऑफ इनोवेशंस अंडर ए रेगुलेटर्स ओवरसाइट। ये ट्रू है। अब पहले देखते जाइए फिर आपको समझाते हैं। ए सैंडबॉक्स क्रिएट ए कंड्यूसिव एंड कंटिन्यूड स्पेस वेयर इनकम्बेंट्स एंड चैलेंजर जो इंडस्ट्री में है एक्सपेरिमेंट विद इनोवेशंस एट द एज और इवन आउटसाइड ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बुल्गारिया काट दीजिए। ए रेगुलेटरी मतलब कि बेसिकली क्या है कि कोई
ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में ज्यादा होती है। कोई एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट आया, आपने देखा ना बाई सेल स्वैप, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट आया या किसी टाइप का और आया, मान लीजिए नॉन फंजिबल डिपॉजिट्स, एनएफडी टाइप की मान लीजिए आया, या नॉन फंजिबल एसेट या फंजिबल एसेट, इस टाइप की कुछ आया, क्रिप्टो करेंसी। तो ये इस टाइप की जो इनकम्बेंट है, जो चैलेंजर है, दोनों इनोवेट कर रहे होते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उससे बाहर कर रहे होते हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसका कोई रेगुलेशन है ही नहीं, मतलब रेगुलेटर के लिए भी नया है, कैसे उसको रेगुलेट करें। आपने देखा क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना कितना डिफिकल्ट हुआ। कई चीजें आप रेगुलेट नहीं कर सकते। इवन किसी टेक्नोलॉजी में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आई थी तो उसको कोई रेगुलेट ही नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं था इसको कैसे रेगुलेट करें। तो रेगुलेशन तब होती है जब कोई टेक्नोलॉजी मैच्योर होता है, जब वो टेक्नोलॉजी एकदम एज पे होती है तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर होती है, तो वो उसको अलाउ किया जाता है इस सैंडबॉक्स में। ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ब्रिंग्स द कॉस्ट ऑफ इनोवेशन डाउन, क्योंकि ये रेगुलेटरी आपको एक फ्रीडम देता है, रिड्यूसेस बैरियर टू एंट्री एंड अलाउ रेगुलेटर टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट्स बिफोर डिसाइडिंग इफ इट फर्दर रेगुलेटरी एक्शन इज रिक्वायर्ड। रेगुलेटर पीछे पीछे चलता है, वो देखता है कि मार्केट में क्या इनोवेशन हो रही है और फिर उसको कितना रेगुलेट करना है। इसमें कई रेगुलेटर जो है सामने आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इनोवेशन चल रहा है वो जिस रेगुलेटर से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है उसको प्रिंसिपल रेगुलेटर कहते हैं। और जो रेगुलेटर हैं जो कि उनका भी मामला है उसमें, लेकिन वो मेन नहीं है, उसको एसोसिएट रेगुलेटर बोलते हैं। और ये सब मिल करके कंबाइंड रेगुलेशन करते हैं, उसी को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहते हैं। और इंटर ऑपरेबल मतलब कि सभी रेगुलेटर जो है एक ही भाषा में बोल करके उस इनोवेशन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक डोमिनेंट होगा या प्रिंसिपल होगा और एक बहुत सारे एसोसिएट होंगे। इसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहते हैं। ये सभी सही है, ये इसलिए मैंने सभी सही आपको दिया है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आप इसको 4 बार 5 बार यहां पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स या हिंदू या जिसमें भी जाकर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस के न्यूज को आप नेट पे लिखेंगे, आपको आ जाएगी, पढ़ लीजिए। ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे जाने की आशा है, जो मैंने अभी आपको दिया। सेल बाय सेल स्वैप स्ट्रेटजी फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ यूएस डॉलर एंड इन्फ्लेशन एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इस टाइप के न्यूज को मैं खोजूंगा आपके लिए और लगातार बताऊंगा। मुझे आशा है कि अगले साल प्रीलिम्स आते आते आपके पास में 100-150 ऐसे क्वेश्चन का होगा कंपाइलेशन। उसको मैं कंपाइल्ड वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है 10-12 क्वेश्चन उससे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा जाए।